सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो कि हमारा चल रहा था मानव तंत्र, इस मानव तंत्र का जो टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन किया था कि हृदय आंतरिक रूप से कितने कक्षों में बटा होता है और उन कक्षों को किस प्रकार अलग किया गया है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे हृदय की क्रियाविधि, किस प्रकार हृदय रक्त को पंप करके उस रक्त को पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। उस क्रियाविधि के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। बात करते हैं आलिंद निलय। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आलिंद हृदय के आंतरिक भाग की बात की जाए तो ऊपर के भाग है और निलय नीचे के भाग है। तो आलिंद व निलय लयबद्ध रूप से संकुचन व शिथिलन होता है। यहाँ संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना और शिथिलन का मतलब होता है फैलना। यानी हृदय की जो आलिंद की भित्तियाँ है उसमें संकुचन होता है, सिकुड़ती है, जिससे रक्त चले जाता है नीले में। नीले की भित्तियाँ उस समय फैलती है, नीले की भित्तियाँ जब सिकुड़ते हैं तो आलिंद की भित्तियाँ फैलती है। तो इस संकुचन व शिथिलन की क्रिया में ये संलग्न रहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, हृदय के ये जो आलिंद और नीले है वो जीवन भर संकुचित और शिथिलित होते रहते हैं। जीवन भर ये संकुचन शिथिलन का कार्य चलता रहता है। इस क्रिया द्वारा हृदय के ये जो संकुचन शिथिलन की जो क्रिया है, इस क्रिया द्वारा हृदय शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त क्या करता है, पंप करता है। तो हृदय पूरे शरीर में रक्त को पंप इसीलिए कर पाता है क्योंकि हृदय की भित्तियों में संकुचन व शिथिलन पाया जाता है। संकुचन इसलिए ताकि वो हृदय रक्त को पूरे शरीर में भेज सके और शिथिलन इसलिए ताकि रक्त को वापस क्या कर सके, कलेक्ट कर सके, फेफड़ों से रक्त को वापस संग्रहित कर सके। बात करते हैं शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त। अब हम बात करते हैं हृदय की क्रियाविधि से, तो शरीर से अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त, यहाँ पर अपशिष्ट का सीधा सीधा मतलब किससे है, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे है, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यह अपशिष्ट मिला रक्त जो बता रखा है वो सीधा सीधा किसको शो कर रहा है, यहाँ पर किसको बता रहा है, CO2। तो अपन यहाँ पे सीधा ये भी बोल सकते हैं CO2 युक्त रक्त। तो अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा द्वारा शरीर के कौन से हृदय के कौन से आलिन में आता है, दाया आलिन में आता है। तो देखो मैं आपको चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो आपके सामने ये जो चित्र दे रखा है, इस चित्र में आप देख सकते हो ये है आपका पूरा शरीर यानी कोशिका है। अब इस कोशिका से आप देख सकते हो CO2 युक्त रक्त किसके द्वारा, महाशिरा द्वारा, जिसको देखो नीचे लिखा हुआ अशुद्ध रक्त। तो क्या बोलेंगे, कोशिका यानी पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब CO2 युक्त रक्त। आप देख सकते हो इस नलिका के अंदर कौन सा रक्त भरा हुआ है, CO2 युक्त रक्त। तो ये जो CO2 युक्त रक्त है, ये CO2 युक्त रक्त महाशिरा द्वारा हृदय के कौन से भाग में आता है, तो आप देख सकते हो हृदय के दाया आलिंद में आता है। ये जो भाग आप देख रहे हो ये हृदय का कौन सा आलिंद है, दाया आलिंद। तो आप देख सकते हो ये जो रक्त है वो CO2 युक्त रक्त महाशिरा द्वारा हृदय के, देखो मैं एक लाइन से आपको शो करके बता रहा हूँ, ये हृदय के कौन से आलिंद में आता है, दाया नीले में आता है। माफ़ कीजिए, दाया नीले के अंदर होता है। यदि मैं उस चित्र को वापस एक बार समझाऊँ आपको, तो दाया आलिंद में यहाँ आता है। एक बार इसको मैं वापस एक बार कन्फर्म अपन कर लेते हैं क्या है। यहाँ पर ये जो चित्र है वो गलत बनाया हुआ है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर जो CO2 युक्त रक्त है वो आपके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से होता हुआ हृदय के कौन से आलिंद में आता है, दाया आलिंद में प्रवेश करता है। तो ध्यान रखना, शरीर से ये CO2 युक्त रक्त हृदय के कौन से आलिंद में आता है, दाया आलिंद में प्रवेश करता है। अब जब दाया आलिंद पूरा रक्त से भर जाता है, जब दाया आलिंद पूरा रक्त से भर जाता है, ये दाया आलिंद से रक्त किसके अंदर जाता है, दाया नीले के अंदर जाता है।
तो यदि हम देखा जाए तो देखो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से जो CO2 युक्त रक्त है वो CO2 युक्त रक्त कौन से आलिन में गया है, किसके द्वारा गया है। तो हम चित्र के माध्यम से वापस यदि समझे तो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से CO2 युक्त रक्त, जिसको हमने बोला है अशुद्ध रक्त, अपशिष्ट रक्त, वो महाशिरा द्वारा हृदय के कौन से आलिन में आता है, दाया आलिन में यह प्रवेश करता है। तो ध्यान रखना, जब दाया आलिन पूरे रक्त से बढ़ जाएगा, कौन से रक्त से, CO2 युक्त रक्त से जब पूरा दाया आलिन बढ़ जाएगा तो ये रक्त जो है वो किसके अंदर आएगा, दाएं नीले में। वो कैसा आएगा, तो इसमें क्या होगा, हृदय की जो ये दाया आलिन का जो भाग है, कौन सा भाग दाया आलिन का, ये वाला भाग, इस वाले भाग में क्या होता है, संकुचन होता है, सिकुड़न होता है, और सिकुड़न होने से ये जो त्रिवलन कपाट है, ये त्रिवलन कपाट क्या हो जाता है, खुल जाता है। और त्रिवलन कपाट खुलते ही जो रक्त है वो दाया आलिन से कहाँ आ जाएगा, दाया नीले में आ जाता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, जिसको हम वापस एक बार समझते हैं। तो देखो, अशुद्ध अपशिष्ट मिला रक्त महाशिरा द्वारा हृदय के दाया आलिन में आता है। दाया आलिन में एकत्र होने के पश्चात दाहिना एंट्रोवेंट्रिकुलर, जिसको अपन ने बोला था त्रिवलन कपाट, ये क्या हो जाता है, खुल जाता है। और ये जैसे ही खुलेगा तो आलिन से रक्त किसके अंदर प्रवेश करेगा, दाएं नीले में, जैसा कि मैंने चित्र में आपको समझाया था। तो दाया आलिन से रक्त जो है वो वलन यानी कपाट खुलने के बाद, दाया आलिन से ये रक्त जो है वो त्रिवलन कपाट खुल जाएगा, ट्राइकप्सिड वॉल खुल जाएगा, और ये त्रिवलन कपाट खुलने के बाद ये रक्त किसके अंदर आ जाएगा, दाया नीले के अंदर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया अभी तक हमने पढ़ी, यानी रक्त, अशुद्ध रक्त जो CO2 युक्त रक्त है वो कोशिकाओं से होता हुआ हृदय के दाया आलिन में, दाया आलिन से वो किसके अंदर आ गया, दाया नीले के अंदर हो गया। तो अब जो अशुद्ध रक्त है, अपशिष्ट रक्त है, वो दाएं नीले के अंदर उपस्थित है। अब दाएं नीले के संकुचित होने से, अब दाएं नीले की भित्तियां क्या होगी, संकुचित। अब संकुचित होने से क्या होगा, यहाँ से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, चित्र के माध्यम से वापस समझना। अब दाएं नीले में रक्त पूर्ण रूप से क्या हो गया, भर गया, दाएं नीले पूरा रक्त से पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या हो गया, भर गया। अब दाएं नीले की भित्तियों में क्या होगा, संकुचन। संकुचन होने के बाद दाएं नीले से जो रक्त है वो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा हृदय के कौन से भाग में जाएगा, वो फुफ्फुस के कौन से भाग में, या कौन से शरीर के कौन से भाग में जाएगा, वो फुफ्फुस के अंदर जाएगा। तो ध्यान रखना, जब दाएं नीले की भित्तियों में संकुचन होगा तो संकुचन होने के बाद यह जो रक्त है, ये रक्त जो कौन सा रक्त, CO2 युक्त रक्त, अपशिष्ट रक्त, ये अपशिष्ट रक्त जो है वो दाएं नीले से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा किसके अंदर प्रवेश करेगा, फुफ्फुस के अंदर प्रवेश करेगा। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हो कि दाएं नीले की भित्तियों में संकुचन होगा, संकुचन होने के बाद ये जो रक्त है वो रक्त किसके अंदर जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस के अंदर प्रवेश करता है। अब फुफ्फुस में आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, फुफ्फुस में क्या हो रहा है, फुफ्फुस के अंदर CO2 तो जा रहा है शरीर से बाहर और O2 आ रहा है शरीर के अंदर। तो CO2 का काम किया है, फुफ्फुस का काम किया है, फुफ्फुस क्या करेगी, यहाँ जो CO2 आ रही है, CO2 को क्या करेगी, बाहर भेजने का काम करेगी, और बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम करती है। तो फुफ्फुस से CO2 जाती है बाहर और ऑक्सीजन कहाँ आती है, अंदर। अब जब फुफ्फुस में ऑक्सीजन आ जाएगी तो फुफ्फुस के चारों तरफ इस फुफ्फुसीय शिरा का क्या होता है, बहुत बड़ा जाल पाया जाता है। ये फुफ्फुसीय शिरा फुफ्फुस से ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगी, और ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के बाद ये फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त, कौन सा युक्त, क्योंकि ऑक्सीजन आ गया था शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो बाह्य आलिन में लेके आती है। अब फुफ्फुस से ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा हृदय के बाह्य आलिन में प्रवेश करता है। जब बाह्य आलिन रक्त से पूरा भर जाएगा तो बाह्य आलिन की भित्तियों में क्या होगा, संकुचन होगा। संकुचन होने के कारण क्या होगा, ये जो द्विवलन कपाट है, डाइकप्सिड वॉल, ये खुल जाएंगे, और खुलने के बाद ये रक्त जो है वो बाह्य आलिन से किसके अंदर आ जाएगा, बाह्य नीले में प्रवेश कर जाएगा। अब O2 युक्त रक्त किसके अंदर आ गया, बाह्य नीले में आ गया। अब बाह्य नीले से जो O2 युक्त रक्त है, अब क्या होगा, बाह्य नीले की भित्तियों में वापस संकुचन होगा, और संकुचन होने से बाह्य नीले से रक्त जो है यानी O2 युक्त रक्त जो है वो महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। जो इस ऑक्सीजन युक्त रक्त जो भी शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा तो ऑक्सीजन वहाँ पर पचित भोजन को तोड़ेगा, और तोड़ने से हमारे शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा के दौरान वापस इसका निर्माण होगा CO2 का, और CO2 युक्त रक्त वापस ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो इसको हम एक बार थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। तो अभी देखो, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा रक्त किसके अंदर चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा यह रक्त क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत का मतलब ऑक्सीजन का समावेश होता है, ऑक्सीजन यहाँ पर
रक्त के अंदर वायुमंडल के बाहर, शरीर के बाहर वायुमंडल से आ जाता है। साफ रक्त फुफ्फुसी शिरों द्वारा हृदय के बाह्य आलिन में आता है। देखो चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। फुफ्फुस से जो साफ रक्त है, शुद्ध रक्त जिसको हम कह रहे हैं, शुद्ध रक्त का मतलब जिसके अंदर क्या उपस्थित है, वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उपस्थित हो तो वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो किसके द्वारा, फुफ्फुसी शिरों द्वारा हृदय के कौन से आलिन में आ रहा है, बाह्य आलिन में प्रवेश कर रहा है, जैसा कि आपको थ्योरी में बता रखा है, बाह्य आलिन में प्रवेश करता है। अब जहाँ से एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल यानी कि डाइकप्सिड वॉल, द्विवलन कपाट क्या हो जाता है, खुल जाता है, जिससे बाह्य आलिन से वो रक्त किसके अंदर प्रवेश करता है, बाह्य नीले में प्रवेश करता है। नीले के संकुचन के कारण महाधमनी, अब देखो जब बाएं नीले का संकुचन होगा तो बाएं नीले का संकुचन होने के बाद रक्त प्रेशराइज होकर किसके अंदर, महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है, प्रवाहित होने भेज दिया जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। कौन सा चक्र, तो वापस एक मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ कौन सा चक्र लगातार चलता है। कोशिकाओं से CO2 युक्त रक्त जो है हृदय के दाया आलिन में, दाया आलिन से दाएं नीले में, दाएं नीले से ये रक्त जो है वो फुफ्फुस में, फुफ्फुस से ये बाह्य आलिन में, बाह्य आलिन से बाएं नीले में, बाएं नीले से महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। तो ये चक्र लगातार चलता रहता है और इसी चक्र को अपन हृदय चक्र के नाम से जानते हैं। तो देखो लिखा हुआ इस चक्र को अपन हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। और इस चक्र में एक बार संकुचन होता है और एक बार शिथिलन होता है, ये ध्यान रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हृदय में होने वाले संकुचन को प्रकुंचन कहा जाता है, सिस्टोलिक कहा जाता है, और शिथिलित अवस्था को अनुशिथिलन डायस्टोल कहा जाता है। तो इस सिस्टोल डायस्टोल से ही हृदय धड़कन बनती है। ध्यान रखना, जब भी आलिन की भित्तियों में संकुचन होगा तो संकुचन होने के दौरान ये कपाट दोनों खुलेंगे। कपाट खुलने के दौरान एक लब की आवाज़ आएगी और कपाट बंद होने के दौरान डब की आवाज़ आएगी। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखो, एक तो लब की आवाज़ और एक डब की आवाज़, ये दोनों आवाज़ है, यही हृदय धड़कन का निर्माण करती है। लब की आवाज़ कब आएगी, लब की आवाज़, ये लब की आवाज़ आएगी जब हृदय की भित्तियों में क्या होगा, संकुचन होगा। और डब की आवाज़ कब आएगी, जब हृदय की भित्तियों में शिथिलन होगा। यानी कपाट खुलने पर लब की आवाज़, कपाट बंद होने पर डब की आवाज़। और ये लब डब की जो साउंड है, ये आवाज़ है, यही ध्वनि धड़कन का निर्माण करती है, हृदय धड़कन का निर्माण करती है। अब आप देख सकते हो इस पूरी प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। अब 2 बार हृदय से कैसे गुजरता है, इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो ध्यान से, तो इस पूरी प्रक्रिया में रक्त जो है वो हृदय में 2 बार गुजरता है। पहली बार तो आप देख सकते हो फुफ्फुस से रक्त किसके अंदर आया है, बाह्य आलिन में। तो पहली बार तो फुफ्फुस से रक्त बाह्य आलिन में, और दूसरी बार आप देख सकते हो कोशिकाओं से रक्त किसके अंदर आया है, दाह्य आलिन में। तो कोशिकाओं से रक्त आया दाह्य आलिन में, फुफ्फुस से रक्त आया है बाह्य आलिन में। इसका मतलब हृदय के अंदर रक्त कितनी बार प्रवेश किया है, 2 बार प्रवेश किया है। इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण, देखो लिखा हुआ है, पहले शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त, तो पहले शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त, शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त आया, ये शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त आया, देख सकते हो आप, शरीर से हृदय में अशुद्ध रक्त आ गया। तो पहली स्थिति तो ये। दूसरी, फिर शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेशित होता है। फिर शुद्ध रक्त देखो फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में प्रवेश होता है। तो ये दूसरा हो गया। रक्त तत्पश्चात, शुद्ध रक्त तत्पश्चात बाह्य नीले से महाशिरा द्वारा हृदय में वापस भेज दिया जाता है। इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा या द्वि परिसंचरण कहते हैं। द्वि का मतलब ये हो गया 2 बार। तो अपन क्या बोलेंगे, हृदय को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि हृदय के अंदर रक्त 2 बार प्रवेश करता है। पहला शरीर की विभिन्न कोशिकाओं से दाह्य आलिन, दूसरा फुफ्फुस से बाह्य आलिन। इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। एक तो पहला तो हो जाएगा फुफ्फुसीय परिसंचरण, दूसरा देही परिसंचरण। हृदय पेशियाँ स्व उत्तेजनीय होता है। स्व उत्तेजनीय का मतलब स्वयं उत्तेजित होता रहता है, इसको किसी बाह्य उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती। ये अनैच्छिक पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। लगातार ये क्रम लगातार चलता रहता है। स्व उत्तेजनीय होता है, लगातार ये उत्तेजित होता रहता है, जिससे हृदय धड़कन लगातार चलती रहती है और हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करता है। इसे पेसमेकर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, हृदय की गतियों को नियंत्रित करने वाला कौन है, पेसमेकर, जिसे गति प्रेरक कहा जाता है, पेसमेकर। तो पेसमेकर वो अंग है जो हृदय की गतियों को नियंत्रित करता है, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं पूरे शरीर में जो हृदय जिनको प्रवाहित करता है, किसको प्रवाहित करता है, रक्त को। और ये रक्त ही है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा गैसीय पदार्थों या पचित भोज्य पदार्थों का परिवहन करती है। तो ये रक्त जो है वो ऐसे ही खुले अवकाशों में नहीं बहता, रक्त वाहिकाओं में बहता है। उस रक्त वाहिकाओं के बारे में बात करते हैं।
इस अध्याय में रक्त के बारे में बताया जा चुका है। पहले हमने रक्त के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, रक्त के भागों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं रक्त किसके अंदर प्रवाहित होता है उसके बारे में। तो उसे बोला जाता है रक्त वाहिका, ब्लड वेसल्स। शरीर में रक्त का परिसंचरण वाहिनियों द्वारा होता है। रक्त वाहिका एक जाल का निर्माण करती है जिसमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में जो रक्त है वो हृदय से कोशिकाओं तक रक्त वाहिनियों में बहता है। और रक्त वाहिनियाँ मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी? तो आप देख सकते हो चित्र के माध्यम से। सबसे पहला धमनी और दूसरा सीरा। धमनी को आर्टरीज कहा जाता है, सीरा को वेन्स कहा जाता है। तो धमनी और सीरा, हम अपने हाथों को यदि ध्यान से देखें तो वहाँ पर लाल रंग की जो नलिका आपको दिखाई देती है वो धमनी है, और जो नीले रंग की नलिका दिखती है वो सीरा है। अब धमनी के बारे में बात की जाए, ये वे वाहिका है जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले ऑक्सीजनित व साफ रक्त, शुद्ध रक्त किसके अंदर प्रवाहित होता है? तो धमनी के अंदर प्रवाहित होता है। ये धमनी कहलाती है। ये हृदय से रक्त को आगे पहुँचाने का कार्य करती है। तो धमनी का कार्य क्या है? रक्त को हृदय से दूर ले जाना, रक्त को हृदय से आगे ले जाना। तो रक्त को हृदय से आगे ले जाने वाली जो वाहिका है वो धमनी है। चित्र के माध्यम से यदि अपन समझे तो यहाँ पर धमनी कहाँ लिखा हुआ है देख सकते हो आप। एक तो यहाँ धमनी लिखा हुआ है, एक यहाँ धमनी लिखा हुआ है। इन दोनों का काम क्या आप देख सकते हो, ये रक्त को हृदय से दूर ले जा रही है। तो आप देख सकते हैं रक्त को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती है। तो रक्त को हृदय से दूर ले जाने का जो काम है वो धमनी है। धमनी का ध यानी धक्का देना, धक्का जब दोगे तो दूर जाएगा। तो धमनी का काम है रक्त को हृदय से कहाँ लेके जाना? दूर लेके जाना। और इसके अंदर हमेशा कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त। लेकिन अपवाद आपको याद रखना है, फुफ्फुस धमनी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यह आपको इसके अंदर याद रखना है। सीरा की बात की जाए, ये वे वाहिका है जिसके अंदर वी ऑक्सीजन रक्त यानी CO2 युक्त रक्त इसके अंदर प्रवाहित होता है। और ये जो सीरा है वो रक्त को हृदय की ओर लाने का काम करती है। चित्र के माध्यम से यदि हम समझे तो कहाँ कहाँ सीरा लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो सीरा 2 जगह लिखा हुआ है। एक तो ये महासीरा और एक यह लिखा हुआ है फुफ्फुसी सीरा। तो ये रक्त को हृदय के पास ला रही है। देखो ये रक्त को हृदय के पास लेके आ रही है, यहाँ से भी रक्त हृदय के पास आ रहा है। तो सीरा का काम है रक्त को हृदय के पास लाना, और इसके अंदर जो रक्त बहता है वो अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद याद रखना, फुफ्फुसी सीरा जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है। तो ये हृदय के द्वारा जो रक्त का प्रवाह होता है रक्त वाहिनियों में, उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो रक्त वाहिनियाँ ऊतकों व अंगों में पहुंचकर कोशिकाओं के विस्तृत समूह का निर्माण करती है। ये धमनी और सीरा है। तो धमनी जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, अपवाद फुफ्फुसी धमनी अशुद्ध रक्त। दूसरा सीरा, ये वे वाहिका है जो रक्त को हृदय के पास लाती है, इसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और अपवाद याद रखना फुफ्फुसी सीरा जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब हम बात करते हैं ग्रह कार्य के बारे में। तो ग्रह कार्य में पहला है हृदय की क्रियाविधि का नामांकित चित्र द्वारा समझिए। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, धमनी व सीरा में अंतर लिखिए। तो आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पर करना है, धमनी व सीरा में क्या लिखना है? आपको अंतर लिखना है। धमनी व सीरा में क्या लिखना है? अंतर लिखना है कि भाई धमनी और सीरा में अंतर क्या है। कम से कम 2 अंतर आपको इसके अंतर्गत लिखने हैं। धमनी व सीरा में अंतर लिखिए। तो पहला प्रश्न हृदय की क्रियाविधि को सचित्र समझिए, और दूसरा है धमनी व सीरा में अंतर लिखिए। ये 2 प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।